ये डिस्कशन तो कंप्लीट हम लोगों ने इसमें स्लाइड को गो थ्रू करते हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चंस रखेंगे, ठीक है। तो ये स्लाइड पहले स्टडी की है आप लोगों ने, तो सिंपल इजी करते हैं। द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ये डिस्कस हो गया, ठीक है। देयर आर टू वेज, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एक्ट बाय विच, अच्छा ये इसमें एक डिस्कशन जो है कि कंडीशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि बोथ पर्सन मस्ट बी अलाइव, अलाइव पर्सन कर सकते हैं, मरहूम की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है। ये अपने ध्यान में रखें। जैसे कोई शख्स आता है ना, कहता है कि मेरे वालिद की प्रॉपर्टी है, इसको मैं बेचना चाहता हूँ, तो वालिद साहब कहाँ हैं, वालिद साहब तो 2 साल हो गए इंतकाल कर गए। तो इट मीन के पहले डिसाइड कर लें कि ये तो नहीं हो, इस कानून के मुताबिक जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत नहीं हो सकती। तो अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है, सही है, ये तो समझ में आ गया, नहीं हो सकती भाई, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जरिए नहीं हो सकती। इनहेरिटेंस लॉ, सक्सेशन लॉ, इसके आगे एक एरो करके ना कि अल्टरनेटिव सोल्यूशन इज सक्सेशन लॉ इफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग पर्सन इज डिसीज्ड। अगर मरहूम होगा तो प्रॉपर्टी फिर सक्सेशन लॉ के तहत, उसका पूरा प्रोसीजर ही अलग है। वो पूरा प्रोसीजर जो है कोर्ट प्रोसीडिंग है टोटल, विरासतनामा लेंगे आप, फिर उसके बाद वो देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मेरा राइट क्रिएट होगा व्हेन, जब मैं परचेज कर लूं, गिफ्ट हो, एक्सचेंज हो। बट ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट सेज कि मेरा काम क्या है, 2 लोगों के दरमियान प्रॉपर्टी मुंतकिल कराना। कंडीशन इसके क्या है कि इफ बोथ पार्टीज आर अलाइव, जिंदा लोगों के दरमियान डील करना मेरा काम है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का लॉ जो है वो सपोर्ट करेगा अमंग अलाइव पर्सन, जिंदा लोगों के दरमियान अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो फिर तो कहेगा भाई जिंदा नहीं है तो कोई एक आदमी जिंदा नहीं है तो क्या होगा, तो अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है, सक्सेशन लॉ, फिर विरासत के कानून के जरिए मुंतकिल होगी। मरहूम की अगर प्रॉपर्टी होगी उस कानून में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक, तो सक्सेशन लॉ ऑब्लिक विरासत का कानून वो लिख लीजिएगा, 1925 का ये। सर उसके बाद जो फ्यूचर की क्लास होगी उसके बारे में आप बताएंगे। हाँ वो पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कंप्लीट करेंगे, फिर सक्सेशन में कि अगर विरासत के साथ इश्यू है तो क्या होगा। तो सेज के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मींस एक्ट बाय विच अ लाइव पर्सन मेक कन्वे, और कन्वे का वर्ड आप कभी कभी देखते हैं सेल डीड होती है उस पर लिखा होता है कन्वेंस डीड। तो कन्वेंस का लीगल इंटरप्रिटेशन जो है इट मीन ट्रांसफर ऑफ राइट, मुंतकिल करना जो है कानूनी तरीके से अपने राइट्स को मुंतकिल करना कन्वेंस कहलाता है, कन्वे। जी ये कोर्ट से बना जी। वो अभी इन्होंने किया है, लेकिन उसमें लीगली जो है ना पॉसिबल नहीं है ये कि नादरा जो है वो प्रोसीडिंग कर ही नहीं सकती, जो सक्सेशन लॉ के अंदर जो जज करता है, जज आके पूछेगा ना जी। FRC जो है वो कोर्ट में आप पेश करते हैं तो उसको दोबारा से जो है फिर वो रीचेक होती है। और एक शख्स ने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक खातून के हस्बैंड का इंतकाल हो गया तो उन्होंने कहा मेरे बैंक में पैसे हैं 13 लाख रुपए, तो उन्होंने मुझे एक अपना NIC दिया, हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट दिया, बैंक का 13 lakhs का जो है वो दिया मुझे। मैंने सक्सेशन अप्लाई किया, कोर्ट ने दोबारा वेरीफाई किया तो उन्होंने अपना शनाख्त दिया और 2 बच्चों का दिया, एक बेटा एक बेटी।
तो जब वो रिपोर्ट आई नादरा की तो 2 बेटे और थे उनके, लेकिन एफआरसी में नहीं थे। एफआरसी जो उन्होंने मुझे दी उसमें नहीं थे, तो मैंने तो कॉन्फिडेंट बेसिस पे किया कि भाई यही है, एफआरसी है। नहीं, वो कोई और इशू था, वो उनके हस्बैंड ने कहीं छुप के शादी की हुई थी, वो बताया ही नहीं था इनको। नहीं नहीं, ठीक नहीं। तो अब वो दोबारा से हुआ, तो वो कोर्ट के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी हैं, एफआरसी जो है वो रिलायबल डॉक्यूमेंट नहीं है जब तक कि रीचेक ना हो जाए। कोर्ट दोबारा नादरा चेक करती है उसको। अरे भाई वो तो सही है, नादरा को उन्होंने भेज दिया, भाई ये बताएंगे ये कितने, उन्होंने वेरिफिकेशन करके दे दी, 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, ये है सारा कुछ। लेकिन कोर्ट का जज जो है, जब वो क्या नाम है उसको जस्टिफाई करेगा तो तीनों की प्रेजेंटेशन भी तो होगी ना, देखेगा है भी या नहीं है। नहीं, एक प्रोसीजर में आपको जब लॉ पढ़ाऊंगा ना, फिर आपको समझ में आएगा कि सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है या हेयरशिप जो है, मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक वो नादरा नहीं कर सकेगी। अगर अप्लाई भी करते तो प्रॉपर लॉ नहीं होगा, फ्रॉड बहुत होंगे उसमें। फिर वहीं से कुछ एंट्री करवा लेते हैं लोग और चलता रहता है निज़ाम। जज के सामने तो पेश होना पड़ता है ना। जितने अलाइव लीगल हेयर हैं सबको बच्चे भी हैं। अगर एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसके पोते थे हकदार, तो वो पोतों को भी कोर्ट ने देखा कि हाँ ये आए कोर्ट में मौजूद हैं। तो नादरा में तो ये सारे काम वैसे, वही ना, सबको बुलाया जाता है, यही तो मसला है ना। तो वो जस्टिफाई होते हैं ना कि बंदे हैं, जज साइन करता है, मैंने खुद इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। तो नादरा में क्या होगा, नादरा एफआरसी पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि एफआरसी पे अगर इनको 13 लाख तो वैसे ही मिल जाते, फिर उन 2 बच्चों को तो जरूरत ही नहीं थी। मतलब जस्टिफाई करने पे कोर्ट ने उनको लेटर भेजा, वो लाहौर में थे कहीं, वो लाहौर में पहले रहते थे, वहाँ उनकी कहीं पहले शादी हो गई होगी, बच्चे थे उनके वहाँ पे, तो वो वहाँ से घर से लड़ भिड़ के आगे कराची में यहाँ करते रहे जॉब, यहाँ दूसरी शादी कर ली उन्होंने, 3 बच्चे 2 बच्चे। अब वो जब वो कस्में खाए खा, तो मैंने कहा अब आप जेल जाओगे, मैंने मजाक में उनसे कहा, मैंने कहा आपने 2 बेटे तो अपने बताए नहीं। अरे भाई मेरे कुरान पे हाथ से खा दो, मेरे तो 2 बच्चे हैं। उसको खुद ही नहीं पता था। हाँ। तो ये बहरहाल मेरा ख्याल है कि नादरा जो है ना इतना सक्सेसफुल नहीं होगा इसमें, कि वो जरूरी है ये चीजें। हाँ हाँ, कोर्ट में जमा होगा, बच्चे का जो हिस्सा होगा ना वो कोर्ट में ही जमा होगा। बिल्कुल मिलता है, कोर्ट में जो कुछ है वो कहीं नहीं जाता। जब 18 साल का होगा, नहीं, वो अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्ट सेविंग सर्टिफिकेट, वो प्रॉफिट बढ़ता है उसका। अच्छा, तो ये बात हो गई कि अलाइव पर्सन। लास्ट में क्वेश्चन सारे लिख लो, अभी 10 मिनट में ये खत्म करूँ ना जरा मैं। तो ये डिसाइड हो गया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रिलेट टू अलाइव इश्यूज, अलाइव पर्सन का इश्यू है तो देन, और अगर अलाइव पार्टी में से कोई एक शख्स भी डिसीज्ड है तो देन रेफर टू सक्सेशन लॉ, विरासत का कानून हेल्प करे, वो हमारा सेकंड टॉपिक होगा। ठीक है, अलाइव पर्सन हो गया। कह रहा है कोई इसलिए एक आदमी का भी मसला हो सकता है, एसोसिएशंस, कंपनीज भी होती है ना, उसमें डायरेक्टर्स होते हैं, पता नहीं कितने कितने हिस्सेदार उसमें होते हैं, बच्चे उनके, फिर वो अगर कंपनी लिक्विडेट कर दी जाती है तो वो जो तकसीम होती है असेट्स की, तो वो सारे एसेट्स जो हैं वो फिर कैसे तकसीम होंगे, तो ये एक अलग इशू होता है कोर्ट में। जी, कंपनी कन्वे का मतलब हुआ मुंतकिल, लीगली किसी राइट्स को मुंतकिल करना। ठीक है, a thing or belonging to someone प्रॉपर्टी कहलाती है, एनीथिंग ऑन बाय अ पर्सन और एंटिटी, किसी बंदे की मलकियत भी हो सकती है या कोई कंपनी भी मालिक हो सकती है उस प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल, ये डिस्कस हो गया कि 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल एंड इमूवेबल। हमारा ज़्यादा बिजनेस आपका जो रिलेट करता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, ज़मीन से जो जुड़ी हुई प्रॉपर्टी होगी। द प्रॉपर्टी विच कैन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो मूवेबल, सोना, गाड़ी, ये वो सारी चीजें। ठीक है, अ प्रॉपर्टी विच इज अटैच टू द अर्थ, इमूवेबल, जमीन में गड़ी हुई है, वो मूव नहीं हो सकती हो देन। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल, गन्ना लगा हुआ है, गंदुम लगी हुई है, तो वो काट के लेके जा सकते हैं, तो इसलिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज। ठीक है, 3 चीजें हमने डिस्कस कर ली। लीज, लीज को आप कैसे अंडरस्टैंड करते हो? लीज है मेरे पास, यस सर। सर जो स्टेट है वो एक स्पेसिफिक पीरियड
रेंट के लिए जो है अपने आवाम को देते हैं। हाँ, लीज बेसिकली रेंट का कॉन्सेप्ट है। रियासत अगर मुझे कोई पर्सन अगर देगा ना, पर्सन टू पर्सन, तो वो कहलाएगा कि मैंने किराए पे लिया, रेंट लिया है। लेकिन अगर रियासत जो है कॉन्ट्रैक्ट के तहत, लीज का जो कॉन्ट्रैक्ट, उसके तहत मुझे कोई लैंड किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए 99 ईयर्स 30 ईयर्स की भी ये क्या नाम है होती हैं सारी, तो वो अगर मुझे किराए पे देगी रियासत तो वो लाएगी। उसमें तब उस मुआहदे को आप पढ़ेंगे, लीज किसी आप वो जो डॉक्यूमेंट पूरा डिटेल पढ़ें, उसमें रियासत जिम्मेदारी लेती है कि भाई अगर कोई मामला हुआ तो रियासत जो है, उसमें रियासत का ये हक है कि वो जब चाहे उस लीज को कर दे। और उसके अगर कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है और लीज ये तो नहीं है, गवर्नमेंट को चाहिए रोड बनाना है या कुछ मतलब उनका इशू है, तो देन वो अल्टरनेटिव प्लेस करेगी आपको, उतनी लैंड उतने टाइम के लिए दूसरी लैंड दे देगी। इस मुआहदे में सब लिखा होता है। लीज लीगल रेंटल कॉन्ट्रैक्ट अमंग पर्सन है स्टेट। वो है उसको फर्दर फिर सब लीज आप कर सकते हो, उसमें आपको राइट देता है कि जनाब आपके पास ये लीज है, आप किसी को इसका एक हिस्सा जो है एज अ सब लीज भी दे सकते हो दूसरे पर्सन को। तो किराए का सेंस है। अच्छा, एक हटके डिस्कशन है कॉमन जो होता है, बोले पगड़ी पे खरीदा है। इस जुमले के इंटरप्रिटेशन देखिए, अगर एक शख्स आके मुझे कह रहा है मैंने भाई ये 37 लाख में ये दुकान पगड़ी पे खरीदी है, इस जुमले का लीगल कंपाइल कैसे करोगे आप? क्या कह रहे हैं वो? कानूनन मतलब वैसे तो आम बंदा सुन भी लेता है, रेंट एग्रीमेंट वो कह रहे हैं मैंने 37 लाख में ये दुकान खरीदी है, मुझे आके सुनना है। मैं उसको कैसे समझ, अब आप कैसे समझोगे क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हो। तो कोई एक बंदा बाहर सुनेगा ना, वो बोले हाँ यार 37 लाख में दुकान पकड़ी के खरीदी, ठीक है। आपने कैसे समझा? उधर को टर्न करना, नीचे से आना, नीचे से आना था। चलो कोई बात सर, मैंने टैक्स पर्पस पे ये पढ़ा है कि पगड़ी में एक भारी अमाउंट दे देते हैं, फिर वो कम नीचे से आगे ना नीचे जाना था। हाँ लीगली सर वो आपका ये माइक गारंटी होता है। वो ये जुमला कह रहे हैं ना मैंने खरीदी, तो इसका इट मीन के ये स्टेटमेंट लीगल ही नहीं है, मतलब कानून के मुताबिक ये जुमला ही गलत है। मुझे तो उस तरह से समझना ना, आम बंदा से ही समझ रहा है कि सही कह रहा है भाई 37 लाख में दुकान पगड़ी पे खरीदी इसने, ठीक है। तो फिर दूसरा सवाल ऐसा, किराया कितना दे रहे हो? अभी भाई जब किराया दे रहे हो तो फिर खरीदी कहाँ से? तो पगड़ी बेसिकली जो डिस्कशन में होता है हमारे यहाँ, वो गुडविल, कॉमन एक वर्ड ये लोग लिख भी देते हैं उसके ऊपर के गुडविल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो उसने एडवांस अमाउंट ज्यादा दे दिया, रेंट, तो रेंट का ही लॉस पे अप्लाई होता है। ये है क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है कि ये अगर आप किसी और को दोगे, ट्रांसफर करोगे, फिर ऊपर चढ़ के ऊपर 10% असल ओनर को दोगे, मालिक को दोगे, जो पहला वाला मालिक है। हाँ, तो एट द एंड वो रेंट पे ही मूव हो रहा है और असल मालिक वही है जो फर्स्ट रास्ता उनका है ऊपर से। तो मैंने आपको दी, आपने उसको दी, तो वो रेंट पे ट्रांसफर हो रहा है। 10% का या 20% का कुछ इन लोगों का होता है, लेकिन बेसिक जो पगड़ी है तो वो है रेंट कॉन्सेप्ट, उसमें ऑनरशिप नहीं है। अगर कोई ये शख्स कहता है कि मैंने, तो वो ये गलत कह रहा है। वो ये कह सकता है कि मैंने 37 लाख रुपए दिए एडवांस और किराया जो है वो 5,000 है या 3,000 है, जैसे मार्केट में। हाँ, लीज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे यहाँ जो कॉमन वर्ड मार्केट में यूज करते हैं, पगड़ी यूज करते हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं लिखा था गुडविल की बुनियाद पे। लेकिन जो ये इश्यू जो डील होता है अदालत के अंदर, जब जाएंगे कहेंगे सर मैंने ये खरीदी थी, ये मेरे से वापस ले रहे। जैसे कॉमन लोग आके कहते हैं अरे भाई हमने तो खरीदी, उसको तो 37 लाख रुपए दिए थे। ये देखो फिर उधर से आगे ना, एक्चुअली क्या होना चाहिए, होनी तो कानून साजी चाहिए कि भाई मैंने अगर एक दुकान की कीमत जो है वो 50 लाख है, मैंने 37 लाख दे दी, तो इट मीन 80% का तो मालिक का कंसीडर करूँ ना मुझे। वो नहीं होता क्योंकि कानून साजी नहीं है, तो इसलिए लॉ ने फिर क्या किया, इन इश्यूज को उठा के डाल दिया रेंट लॉ के अंदर। वो कानून किराएदारी के कानून के तहत डील होता है, उसके बाद वो खाली हो जाती है, दुकान हो या मकान हो या जो भी हो। फिर वो जिसने 37 लाख पे कह रहा था खरीदी है, वो कह रहा था ये अदालत में देखा मेरे खिलाफ कर दिया, मैंने 37 लाख दे दिया। तो बेसिक क्या है कि हमें इंटरप्रेट हम गलत कर रहे होते हैं,
लीगल स्टेटमेंट के मैंने 37 लाख पे दुकान पगड़ी पे खरीदी है, तो पहले बोलो खरीदी नहीं है, मतलब वो रेंट है, रेंट पे लिए, ठीक है सर। देखो फिर ये जुमला बोल ही नहीं सकते ना, हम नहीं बोल सकते। नहीं, मालिक वो ट्रांसफर भी होता है, असल मालिक चाहे तो बेच भी सकता है, क्योंकि वो जो मुआहदा है ना, मिसाल के तौर पर आपने मुझे किराए पे जगह दे दी, मैं रह रहा हूँ 10 साल 15 साल से, तो लेकिन आप मालिक हो ना, आप उसको बेचना चाहोगे तो बेच भी सकते हो। भाई मैं बेच रहा हूँ, मालिक चेंज हो जाएगा, आप मेरा किराया आप इसको दे दो, एक अंडर सेक्शन लॉ आप एक नोटिस करोगे मुझे कि भाई मैंने बेच दी जगह, या अब ये बंदा मालिक है, आप मेरा जो किराया आप देते थे ना वो इसको दे दो, तो इट मीन के देन भी वो रेंटल ही कॉन्सेप्ट रहेगा, पगड़ी चाहे कितनी ज्यादा आप दे चुके हो। अच्छा, तो लीज भी पगड़ी है। अच्छा, मॉर्गेज इनसे थोड़ा सा मैंने बताया कि मुख्तलिफ होता है। सेल करोगे तो ऑनरशिप के राइट्स ट्रांसफर हो गए, गिफ्ट करोगे एक्सचेंज करोगे, ठीक है। लीज मिल गया तो कॉन्ट्रेक्चुअल बाइंडिंग विद स्टेट है, ठीक है। मॉर्गेज के अंदर क्या है कि रहन रख दिया, गिरवी, उर्दू का लफ्ज यूज करते हैं, रहन, गिरवी, मॉर्गेज। इसमें क्या होता है कि मैंने प्रॉपर्टी दी किसी बंदे को और उसके पैरेलल कुछ अमाउंट मैंने ले लिया, मैंने कहा कि ये मकान, मेरे मकान के कागज रख लो आप, या मेरा मकान आप रख लो, ठीक है, और मुझे जो है वो 25 लाख दे दो, जब मैं तुम्हें 25 लाख वापस करूंगा तुम मेरा मकान वापस कर देना, ठीक है। नहीं, लिमिटेशन एक्ट नहीं है ना इसमें, ये आपको बताऊंगा अभी डिटेल में ये होती क्या कहानी। अच्छा, नहीं वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए है, लेकिन लिमिट्स अगर कर दोगे ना इसमें मेंशन करो 3 साल के लिए, तो ये चला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, मॉर्गेज का लॉ साइड में हो जाता है। तो मॉर्गेज के तहत अगर टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट आप मॉर्गेज लिखोगे, रहन लिखोगे, तो मेंशन लिमिट्स नहीं कर सकते, अगर मुद्दत बताओगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल अलग है। मॉर्गेज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक लॉ है, उसके अंदर ही मौजूद है, जिसमें कहते हैं कि आप प्रॉपर्टी अपनी रहन रखते हो, उसके एवज पैसे ले लेते हो, उसकी एक डाइंग स्टेटमेंट जो है इस लॉ की, वो क्या, वंस मॉर्गेज एवर मॉर्गेज। तो सर ये जो बैंक होते हैं, ये जो यही तो सीन है। अब ये मेरी पूरी सुने, आपका सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर तो अनलिमिटेड पीरियड के लिए हो गया ना, कभी नहीं बेच सकता बैंक, यही तो मजे की बात है। बैंक जो है ना उसको ऑप्शन कर रहा हूं, वो मैं बताता हूँ ना उन्होंने गेम क्या किया हुआ है। बैंक से आपने लोन ले लिया, अच्छा, एक 1937 का मॉर्गेज, हाईकोर्ट में एक डिसीजन है ना, 1937 का मॉर्गेज 800 रुपए का, शायद 890 रुपए इस तरह का मॉर्गेज था। ये सदर के पास जो प्रॉपर्टीज है ना, इसमें मॉर्गेज था। अब वो हिंदू जो था उसका इंतकाल हो गया, उसके बेटे का हो गया, उसके पोते का, उस परपोता, वो कहीं चला गया, जर्मनी था, वापस आया, उसने सारे वो डॉक्यूमेंट्स निकाले अपने दादा के वालिद के, पाकिस्तान बनने से पहले। उसने आके देखा, अरे भाई ये तो हमारी बिल्डिंग है। अब ये लोग जो हैं प्रॉपर्टी के बड़े मास्टर्स, जो हिंदू प्रॉपर्टीज होती है, हिंदू बिरादरी जो है, इनका बड़ा हिसाब किताब होता है। तो बोला, पूरा निकाला, उसने केस फाइल किया हाई कोर्ट में कि मेरे दादा परदादा ने मॉर्गेज किया था ये, ठीक है। और बैंक्स भी भूल गया कि भाई इसको अपने नाम पे ट्रांसफर, उसने कोई केस नहीं किया बैंक में, कभी भी नहीं किया। बोला है ही नहीं, चलो अभी जो है वो, उसमें नीचे जो है वो मेरे ख्याल में अभी बैंक या नेशनल बैंक की कोई ब्रांच भी थी उसके अंदर, उसने आप फाइल किया कि कोर्ट ने आखिर में डिसाइड किया 890 रुपए जमा करा दो, प्रॉपर्टी ले लो। 890 जमा करा, हाँ ना, जो लिया उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लिखा हुआ, भाई इंटरेस्ट पे दिया भाई 890 पे, एक सिंपल डॉक्यूमेंट पे, तो वो रिटर्न करनी पड़ी थी लैंड उसको, जो हिंदू वहां से जर्मनी से वापस आया, ले ली उसने 890 रुपए कोर्ट में जमा कराए और प्रॉपर्टी ले ली। अब लोग ये 7-8 साल हो गए। हाँ, ये तो कहे, ये जो राज की बात है ना, ये आपको बताऊं, आप हैरान होंगे। मॉर्गेज कर दिया, बैंक से लोन ले लिया ना आपने, मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट जो है ये 4th पे, इसके डाइंग स्टेटमेंट जो है पूरी किताब में पढ़ते जाए, ये कानून वो कानून, इंग्लिश मॉर्गेज और अनलिमिटेड, लिमिटेड मॉर्गेज, और ये सारे मॉर्गेज जमा करें, 5 या 6 इसकी अकसाम है। तो
कहते वंस मॉर्गेज एवर मॉर्गेज, जो आपने मॉर्गेज टिल जो मॉर्गेजर है वो रिडीम ना करवा ले, जिस दिन वो आएगा ना, चाहे वो आए या उसका पड़पोता क्यों ना आ जाए, आपको वो जगह वापस करनी पड़ेगी, उतने ही पैसे वापस लेने पड़ेंगे अगर इंटरेस्ट डिसाइड नहीं हुआ। कि सूद भी इसके साथ, भाई अगर 890 रुपए दिए थे तो माना 10 रुपए सूद या 20 रुपए होना चाहिए या 50 रुपए होना चाहिए था, वो अगर नहीं है तो आपको 890 रुपए में ही वापस करनी पड़ेगी अगर आपने विदाउट इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है। चलेगा ऐसे ही। तो अब क्या है, वंस मॉर्गेज एवर मॉर्गेज, जब भी आएगा पड़पोता या लक्कड़ पोता तो वो प्रॉपर्टी उसी की है। ठीक है, ये लॉ है बिल्कुल। ठीक है, इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो अब मॉर्गेज में क्या है कि कहते यार वो मेरा तो फ्लैट बिक गया, मेरा तो फ्लैट बैंक ने जो है वो ऑक्शन कर दिया। अरे कैसे हो गया? मतलब वो क्या नाम है यार, नोटिस आया था, मैं गया नहीं कोर्ट, मैंने कहा कहीं पता ना पता नैब वाले पकड़ के ले जाए, भाई तुमने भरे नहीं। हमारे खुद एक कज़न की है, बेचारे सीधे थे, उन्होंने भी फ्लैट नागन चौरंगी वगैरह पे लिया था, उसके बाद उन्होंने उसको बैंक से लोन वगैरह ले लिया उन्होंने, उसको लेने के लिए परचेजिंग लोन था या क्या था। तो एक दिन काफ़ी शाम में, रात में फ़ोन आया, अरे भाई यार मसला हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? वो मैंने जो फ्लैट लिया था उसके बाहर एक नोटिस लगा हुआ है कोर्ट का। मैं कहा वो उसकी वो क्या नाम है, उसको लिख के उर्दू में ना, मुझे उस ज़माने व्हाट्सएप नहीं था, तो वो कर दो आप मुझे। उन्होंने लिखा ये नोटिस इन द कोर्ट ऑफ बैंकिंग कोड नंबर ये वो और ये। तो मैंने उनसे कहा कोई मसला नहीं, आप चले जाओ सुबह वहाँ पे, ये अदालत जिसमें लगा हुआ है, तो जज साहब से कहना सर मैं ये लोन वापस कर दूंगा, जल्दी कोशिश करके एक दरखास्त लिख के दे दो उसको, फिर मैं आगे वकालतनामा लगा के मैं चला लूँगा। कल मैं उस दिन शायद हैदराबाद था या नवाबशाह में था। तो वो क्या हुआ कि गए नहीं। मैंने कहा चले गए होंगे। मैंने कहा बस सिर्फ ये जज को बोलना सर मैं दूंगा, पैसे दूंगा, ये नहीं कहना नहीं दूंगा, क्या मेरे पास अभी है नहीं, मैं दे दूंगा, मेरी दरखास्त ले लें हाथ से लिखी हुई, और अभी अगली डेट पे हमारे लॉयर आ जाएंगे। तो ये तो वो गए नहीं। फिर हम भी मसरूफ यार ना, जहन में नहीं रहा मुझे, कोई 1 महीने बाद शादी में मिले मुझे 1.5 महीने के बाद। तो मैंने कहा आपसे क्या हुआ? क्या हुआ भाई? कह रहे हुआ एक्शन हो गया। मैंने कहा एक्शन हो गया? तो मैंने कहा आप गए ही नहीं क्या? अरे मैंने कहा पता नहीं, पता बंद कर दे पुलिस वाले पकड़ के मुझे। अच्छा वो ऑक्शन हो गया। बहरहाल वो क्या हुआ कि जितना उन्होंने लोन लिया था ऑक्शन ज़्यादा में हुआ, 27 लाख में 28 लाख में हुआ। उनका लोन जो था वो 18 लाख था या 17 लाख था। अब वो 18 लाख जो थे वो तो बैंक ने ले लिए, 10 या 12 लाख रुपए उनके हक के रखे हुए थे वहाँ पे। फिर एक नोटिस आया उनके पास कि भाई वो कोर्ट बुला रही है। तो इन्होंने मुझे भी नहीं बताया कि यार खानदान में बात फैल जाती है ना। तो फिर काफी दिन के बाद किसी ने मुझे बताया यार उनको फिर नोटिस मिला है। मैंने कहा अब तो एक्शन हो गया किस चीज का, मेरे ध्यान में नहीं आया। मैंने फोन किया, कह रहे यार ये पता नहीं नोटिस है। मैंने कहा कि उसको अब व्हाट्सएप इन दिनों 3-4 साल के बाद था, तो मैंने व्हाट्सएप करके ले चला गया। तो कोर्ट बैंक तो वो पेशकार कहने लगा अरे भाई इनका ये एक्शन हो गया, इनके 10 लाख यहाँ रखे हुए, ये लेने ही नहीं आ रहे। तो मॉर्गेज का असल में सेंस ना यही है कि वो बैंक सेल नहीं कर सकता, लेकिन वो जब आप लोन लेते हो ना, सिर्फ मॉर्गेज डीड बना दो, जैसे उसके हिंदू की थी तो वो कुछ मेरे ख्याल 80 साल के बाद भी उसने ले ली अपनी प्रॉपर्टी। तो वो जो आपने मॉर्गेज जब करते हो ना, इन दिनों क्या किया इन्होंने, ये 2 डॉक्यूमेंट और साइन करवाते हैं आपसे, सिर्फ मॉर्गेज डीड साइन नहीं करवाते। वो हम सामने चेक रखा होता है ना, वो बंदे को वो नजर आ रहा होता है अभी 30 लाख मिल रहे हैं, 40 लाख मिल रहे हैं, कहते इधर साइन कर दें। वो 2 डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं आपसे। मॉर्गेज डीड अगर करवाएंगे तो सेल नहीं कर सकते, मतलब इसको बेच के अपने पैसे वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि वंस मॉर्गेज क़यामत वाले दिन तक मॉर्गेज है वो। तो वो क्या करते हैं आपसे एक पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाते हैं उसके नीचे। वो आपको पता नहीं चलता ना, यहाँ साइन कर दे, यहाँ साइन कर दे, वो कहते चेक, आपका चेक ये रखा हुआ है, देखें चेक रखा हुआ है लोन का, साइन कर दें। आप एक करते हो पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन, उसमें लिखा होता है कि जब अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो मैं राइट दे रहा हूँ ये बेच दें, और पैसे भी पूरे ले लो। नहीं पैसे जो उनका हक बनता है बाकी आप उसी के होते हैं। तो ये मॉर्गेज हमारा डिस्कस हो गया। लीज समझ में आ गई, लीज सब लीज, लीज जिसके नाम पे उसको आप सब लीज कर सकते हैं, ठीक है। चांस और पॉसिबिलिटी ऑफ लेगेसी, कह रहा है कि मुतवक्का मिरास दादा के नाम पे है तो वो भी हमें मिल सकती है, ठीक है। एन ईजमेंट, हक आसाइश, उसको इस्तेमाल करने का हक,
ठीक है, ये उसमें हक आपका हो सकता है। पर्सनल इंटरेस्ट में जाती नोयत का हक हो सकता है, पर्सनल मेंटेनेंस में मुझे मिल सकती है पेंशन या वजीफा वगैरह। ये डिफरेंट थोड़े कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इतना इंटैक्ट नहीं होंगे। पेंशन का कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये तमाम लीगल टाइटल हैं आपके पास तो आप किसी से मुआहदा करने के हक रखते हो, वरना फिर लीज नहीं है मैं नहीं कर सकता, सेल डीड मेरे नाम पे नहीं है मैं मुआहदा नहीं कर सकता। तो कह रहे कि तमाम अगर लीगल राइट्स आपके हैं, टाइटल होल्डर हो, तो देन यू हैव अ राइट टू मेक कॉन्टैक्ट टू एनी अदर पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन बन जाओगे आप। इंटाइटल टू द प्रॉपर्टी, कह रहे कि इंटाइटल ऑफ प्रॉपर्टी हो जाओगे, उसका टाइटल जो आपके नाम हो जाएगा। ऑथोराइज टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, बेचने का हक रखते हो। क्लियर होगी बात? एग्जिस्टिंग पार्टी, अब जो सेल करेंगे वो पार्टियां जिंदा होना जरूरी है, एग्जिस्ट करना चाहिए, वजूद हो उनका। प्रेजेंस ऑफ पार्टीज, कह रहे कि जब वो रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर करने जाएगा ना, तो दोनों बंदे कहाँ होने चाहिए? रजिस्ट्रार के सामने। प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, अब ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, ये तो जुमला है लिए। तो इसको अगर हम रिवर्स सुने, इसको कंपाइल करें कि किस सूरत में ट्रांसफरेबल नहीं है। प्रॉपर्टी तो है, मेरे नाम पे है, मैं बेच नहीं सकता। हाँ, कैसी मजे की बात हुई ना। मसलन नहीं, वो बिक सकती है, वो कहेगा फिक्र नहीं करो 1 करोड़ की 50 में तो कब्जा मैं खुद छुड़ाऊंगा। नहीं, मैंने भी बाहर मुल्क में हो, आपके पीछे प्रॉपर्टी पाकिस्तान में एग्जिस्टेंस ही नहीं है आपकी यहाँ। नहीं, मैं अटॉर्नी दे सकता हूँ, बेच सकता हूँ। लेकिन सर जब साउंड मैं हाँ, यहाँ वो बंदा जो है ना, उस वक्त वो दिमाग अब काम नहीं कर रहा। जैसे एक शख्स का हमने कॉन्ट्रैक्ट कराया, उसने साइन कर दिए, 23 करोड़ में मेरे ख्याल में बेची, वो लाल हजार साइड है ना, जो क्लिफ्टन की साइड में, 23 करोड़ की बेची उन्होंने प्रॉपर्टी। हो गया, मुआहदा हो गया, हाई। अब वो जो पार्टी परचेजर थी वो फॉरेनर थे, उनकी कंपनी थी, उन्होंने अपना रेजिडेंस के लिए इंजीनियर्स वगैरह सिविल के आते थे उनके, तो बोला यार कोई अच्छी जगह दिला दो। तो एक दोस्त की थी, दोस्त के थ्रू हमने उनसे कहा, उन्होंने मुआहदा कर लिया, सारा मुआहदा हो गया। कोई 6 महीने के बाद वो फॉरेनर मेरे पास आया बेचारा, बोला ये लीगल नोटिस आया। अरे मैंने कहा क्या हुआ, क्या मतलब लीगल नोटिस आया? मुआहदे में मैंने खुद एग्रीमेंट मैंने खुद बनाया ज़ाती तौर पर, साइन दोनों पार्टीज के कराए। 10 करोड़ उसने लिए बंदे ने, सेलर ने, बुजुर्ग थे, 80-90 ईयर्स के थे, और 10 करोड़ ले लिए, सारा मुआहदा हो गया, मिठाई भी खिलाई उन्होंने, अरे भाई मुबारक हो, चेक भी ले लिए सारे। 4-5 महीने 6 महीने 4 महीने के बाद नोटिस हुआ है मेरे को, यार ये नोटिस मुझे इन्होंने भेज दिया। अरे क्या हो गया? बोले भाई वो मैंने जब मुआहदा किया था मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये तो कुछ ऐसे डिस्कशंस करेंगे ना जो आपको मतलब आपके ख्वाबो ख्याल में नहीं। बोला मैंने, अरे भाई मेरे सामने मुआहदा किया, बुजुर्ग थे वो बेचारे, तो उन्होंने साइन किए, ये किए वो किए, भाई उन्होंने नोटिस कर दिया, वो लग गया हाई कोर्ट में जस्टिस शफीक सिद्दीकी के पास। मैं हैरान, मैंने बोला यार क्या बोलूँ इनको, मेरे सामने साइन किए, चेक दिए, मुबारकबादें, गले मिले सब, किसी और ने ज़्यादा ऑफर कर दिया था। 23 करोड़ के बजाय वो 28-29 का। अच्छा, उसमें उनका बेटा भी इन्वॉल्व था सेल में, बेटा भी गवाह भी था, और बेटे ने ही वो सौदा करवाया था वालिद के साथ ना, भाई बिके तो हमें भी कुछ मिले, ठीक है ना, 2 बेटों में फड्डा चल रहा था। वो मुआहदा हो गया, अब कोर्ट में चले गए हम लोग, नोटिस आ गया भाई कोर्ट में पेश हो जाए, और ये मुआहदा गलत हुआ था, जिस वक्त बुजुर्ग ने साइन किया उनका दिमाग काम नहीं कर। मुझे तो हंसी आई इतनी उसको देख देख के। अब वो आए हाई कोर्ट में, सुबह केस लगा तो उन्होंने चैम्बर में बुला लिया शफी सिद्दीकी साहब जज जो थे हाई कोर्ट के ना, अब भाई आ जाए, दोनों लॉयर्स आ जाए। तो अब उनके लॉयर आए, उन्होंने कहा सर ये मसला है, और मेरा क्लाइंट जो है वो जहनी तवाज़ुन सही नहीं है उसका, और क्या नाम है देखें। अच्छा, हाथ में वो इतनी सारी होम्योपैथिक की दवाइयाँ भी साथ लेकर जज के सामने बैठे, एक खा रहे हैं कभी दूसरी निकाल के खा रहे हैं। तो मैंने कहा अरे तो आप ठीक ठाक तो थे, ये इतने 6 महीने में तो चलो हो गया होगा बीमार बंदा, वो तो समझते हैं, लेकिन उस वक्त तो आप माशाल्लाह ठीक था, आपने मुझे मिठाई खिलाई थी, याद नहीं है, बोले ही नहीं आगे से कुछ।
उनका वकील खड़ा, उसने पूरी कहानी। अच्छा भाई ठीक है। हमारे जो फॉरेनर थे ना, वो बड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप के बंदे थे, और मतलब वो खुद कहेंगे यार इतनी बड़ी बेईमानी है, इतना बड़ा मुआहदा करके ये फिर गए, और ये और वो है, थे भी वो क्रिश्चियन। तो बोले यार मदर साहब क्या बताएं यार आप। तो बहरहाल वो ये कहानी। अब जज ने मुझसे पूछा कि अरे भाई हजरत तो कह रहे हैं मेरा तो दिमाग ही सही काम नहीं करता। अच्छा, दो हमने डिस्कस किए हैं, वाइड, वैलिड और वाइड, ठीक है। ये तीसरी किस्म हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने कहा, मुझे खुद हंसी है, मैंने कहा जय साहब क्या कहूँ कि ये मैं कहता हूँ, मेरा आर्गूमेंट ये है कि ये दिलचस्प है, सुन लीजिएगा, याद रहेगा आपको, कि मेरा कहना ये है कि ये सही कह रहे हैं कि इनका दिमाग काम नहीं करता। जज खुद हैरान हो गया कि भाई जिस पार्टी पे इल्ज़ाम है वो खुद एडमिट कर रही है कि ये सही। मैं कहता मेरा कहना ये है कि इस वक्त ये सही कह रहे हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा, उस वक्त कर रहा था इनका दिमाग काम, अभी नहीं कर रहा है। तो जज ने कहा फिर क्या किया जाए, ये कैसे पता किया जाए कि उस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं कहा बहुत आसान काम है, आगा खान का एक बेंच मुकर्रर करें, ऐसे डॉक्टर दें, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बता देगी एट द टाइम ऑफ इस कॉन्ट्रैक्ट की डेट पे, जिसपे इन्होंने इस डेट पे साइन किए, इतने बजे इनका दिमाग काम कर रहा था। नहीं, ये सारे खराजात अमेरिकन एक टेक्नोलॉजी है, वो उसका जितना खर्चा होगा वो इनको देना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल है सर, आपके दिमाग का वो भी बता रहे, जैसे मेमोरीज नहीं बताते जो कंप्यूटर्स की वगैरह में जो होता है, इसी तरह से भी एक टेक्नोलॉजी है, बताएगी फलाने टाइम में आपका दिमाग काम कर रहा था। नहीं, लेकिन वो अमेरिकन ही है, उसकी मशीनरी आगा खान में आएगी, जितना खर्चा होगा 2-4-10-15 करोड़ का वो ये भरेंगे। अब जज ने कहा भाई सजेशन तो अच्छा है आपका कि हजरत, अब ये ना थोड़ा होम्योपैथिक की दवाएं रख के खड़े हो गए। इन्होंने कहा आगा खान, मैंने पूछा जज ने कितना खर्चा आएगा, मैंने कहा जितना खर्चा आएगा इनसे पूछे, क्योंकि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, उस वक्त कर रहा था। वो जज ने कहा कि ठीक है भाई, मैं ऑर्डर करता हूँ कि आगा खान का बोर्ड बनाया जाए, वो डिसाइड करेगा, और जो एक एक्सपेंसेस होंगे वो इनको एप्लीकेंट को देने पड़ेंगे। अब इनकी तबीयत हो गई, उन्होंने कहा ये तो साला उल्टा काम हो गया। बस जज ने वो कर ली कहानी, वो ऑर्डर कर रहा था, करना था उसने 2-4 दिन के बाद। तो अब हमारी पार्टी ने पूछा मैंने कि भाई क्या हुआ उनका, मैंने कहा अभी तो ऑर्डर चैम्बर पड़ी हुई है फाइल, वो आएगी तो डिसाइड होगा, तो फिर मैं आपको बता दूंगा डिटेल्स इसकी क्या हुआ। तो उन्होंने कहा यार मेरे साथ बात सुने, सच है या झूठ, हम यार लेना ही नहीं चाहते प्रॉपर्टी, इतने बेईमान हैं, देखो मुआहदे करके फिर जाते हैं, ठीक है। और हमारे जो बॉस हैं, मलेशिया में थी वो कंपनी असल में, तो उन्होंने कहा कि भाई आप दूसरी जगह देख लें, और ये मुआहदा जो है उनको कह देंगे, इसको जो है ना हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो मतलब वो मुआहदा ख़त्म हो गया, लेकिन ये वो मुआहदा करके या तो गलत होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सही होगा तो 100% होना चाहिए, गलत है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर अंडर प्रेशर अनसाउंड माइंड के साथ मुआहदा किया है तो मुआहदा कैंसिल हो सकता है, वाइडेबल, ठीक है। तो वैलिड, वाइड, वाइडेबल, कैन में भी कैंसिल, ठीक है ना। वो कोर्ट प्रोसीडिंग पे है, कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर हम उसमें कंटेस्ट करते तो हम उसको बचा भी सकते थे मुआहदे को ना, हम कहते हैं अभी दिमाग चेक होता है इनका, तो जब तक होता तब तक होता है ना, तो वो मुआहदा वैलिड, हम उसको, अब हमारी मर्जी है, हम उसको वाइडेबल को वैलिड अपनी जो लीगल प्रोसीडिंग है उसमें हम साबित करें, ठीक है। तो वाइडेबल में भी कैंसिल्ड, लेकिन भाई कौन कैंसिल कर सकता है, कोर्ट ही करेगी, बाय कोर्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा बस। तो ये तीसरा ऑप्शन हमने जी, पार्टी के पास ऑप्शन नहीं होगा कि उसे नहीं, वाइडेबल में कोर्ट के पास ऑप्शन है, कोर्ट कहेगी भाई गलत हुआ है, इन्होंने जब साइन किए थे वाकई इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, ठीक है, साउंड माइंड नहीं थे, या जब आपने इनके साथ मुआहदा किया तो ये 17 साल 3 महीने के थे, 18 साल के नहीं थे, या आपने जो है जो एग्रीमेंट किया है ये साउंड मेजर नहीं था बच्चा, साउंड माइंड नहीं था, ठीक है। नहीं, उसके बाद नहीं, पहले एग्जीक्यूट होने से पहले, क्योंकि इसमें 1-1.5 साल का टाइम था कि भाई पेमेंट बाकी 10-10 करोड़ रुपए करेंगे, फिर आखिर में जो इस तरह का मसला था, फिर उन्होंने कहा करना ही नहीं। वो पार्टी जो थी जरा इस्लामिक भी, जो ऑनर था ना वो माशाल्लाह ये अच्छा, उसने कहा नहीं यार हमें करना ही नहीं है इनके साथ,
तो फिर वो हम लोगों ने अदालत में दे दिया सर, हम लोग खुद ही जो ऐसे खत्म कर रहे हैं, रिफंड कर अमाउंट जो है उन्होंने रिफंड कर दिया। जो कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्रीमेंट सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, एग्रीमेंट ऑफ सेल होता है, उसमें अगर हम एक वो क्लॉज डाल दें कि भाई अगर वो हमारे से बैक होती है पार्टी या फोरफिट होती है एग्रीमेंट, तो उसे डबल देना पड़ेगा, तो उसको भी क्लेम करा सकते हैं हम या जो देखो कॉन्ट्रेक्चुअल में ये कि उसके लिए ये कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी, आपको रिकवरी का सूट फाइल करना पड़ेगा कि भाई जनाब ये कमिट किया था इन्होंने। अगर कोर्ट में आप कहेंगे तो जज लिख देगा कि भाई एज पर लॉ जो है ना इसको डील किया जाए, और आपको रेकमेंड कर देगा कि आप ये पैसे लेने के लिए जो ना रिकवरी का सूट फाइल करें। आप उसमें चले जाओगे, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि हाँ ये कमिट हुआ था नहीं हुआ था, ये अलग इश्यू है उसमें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखो